हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप लोगों का भी गांव होता होगा जहां आप अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाते होंगे, या जिन लोगों का नहीं भी होता होगा तो आप जानते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं सब किसी ना किसी क्रॉप से ही पा रहे हैं। तो क्रॉप एक आपकी लाइफ का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लाइफ का एक आपकी लिविंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस में। तो देखिए पहले क्या लिखा है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो देखिए फिर यहाँ पर गर्मी की छुट्टी की बात हो चुकी है कि पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो आपके बुक में चलते रहेंगे। वो गए अपने समर वेकेशन में अपने अंकल के घर पे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। देखिए मैं इनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे अभी आपको पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ ये कौन से टूल्स होते हैं। तो ये जब अपने गांव गए थे, अपने अंकल के घर गए थे, तो वो उनके अंकल फार्मर है, तो उन्होंने ये सारे टूल्स देखे। खुरपी होता है, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होता होगा, आप मम्मियाँ यूज़ करती होंगी। जब आप लोगों को पेड़ उगाना होता होगा तो आप लोग मिट्टी खोदते हैं, तो वो खुरपी की मदद से होता है। आपको सिकल होता है, शॉवेल होता है, प्लो होता है, ये सब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे अब तो। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये बता रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। अब इसको बूझो को ये चीज़ समझनी है कि कैसे ये यूज़ करते हैं और कहाँ ये यूज़ करते हैं। तो ये अब आगे आप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। देखिए क्या लिखा है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड्स देमसेल्व्स। प्लांट्स अपने फूड खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आपको पता होगा ना, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ना कि ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं खुद का फूड, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो आपने पढ़ा है, पहली क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। यही बात लिखी, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्या आपने कभी सुना है आज मेरा मन कर रहा है मैं अपने पेट में ब्रोकली उगा लूँ या आलू उगा लूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एनिमल्स और ह्यूमंस तो अपना खुद से फूड बना ही नहीं सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिखी है, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये एनिमल्स ये फूड पाते कहाँ से आखिरकार? तो वही आगे पढ़ते हैं हम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना खाना ही क्यों है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा यही बताइए, अगर आप इमेजिन करिए आपने एक दिन नहीं खाना खाया, 2 दिन नहीं खाना खाया, लेकिन आप बिना खाना खाया जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये आपकी एक बेसिक नीड है, जो कि यही आपको अभी आगे पता चलेगी। अब देखिए क्या लिखा है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये लिखा है कि एनर्जी जो हम फूड से पाते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स किस काम में यूज़ करते हैं, किस फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये लिखा है कि वो यूज़ करते हैं डाइजेशन में, मतलब खाना पचाने में, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन आपका एक प्रोसेस होता है जो कि आप अच्छे से 10th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आप जान लीजिए रेस्पिरेशन एक वर्ड की तरह, जो आप जिसमें फूड अपने बॉडी में लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेने को नहीं कहते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो आप अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम जो भी अपना खाना खाते हैं वो प्लांट से होता है। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपना खाना प्लांट बेस्ड खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अपना खाना एनिमल बेस्ड खाते हैं, मतलब जो मीट हो गया, पोर्क हो गया और बहुत सारी चीज़ें, वो ये सब एनिमल से पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों खाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है बूझो, कह रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। अब देखिए फिर इसने सिली क्वेश्चन कर दिया, इसकी तो आदत ही है सिली क्वेश्चन करना। ये कह रहा है कि ये खाना हम इतने सारे लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो अब आगे शायद पहली इसका आंसर दे।
तो पहले देखिए फिर से समझदारी के साथ बात करते हुए क्या कह रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली समझ गई है कि अगर खाना इतनी ज़्यादा जनसंख्या को देना है तो फूड को भी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता होगा। आप देखते होंगे आपके गांव में सिर्फ आपके बाबा दादा ही नहीं, बहुत सारे लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो हर पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है। इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब देखिए ये 3 चीज़ आपको फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर बता रहा है कि रेगुलर प्रोडक्शन, देखिए आपको पहला पॉइंट देखिए, रेगुलर प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको फूड एक लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेगुलर प्रोडक्शन, सेकंड है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट, और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में बताई जा रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी है लार्ज स्केल पे फूड प्रोवाइड करने के लिए। अब आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जो आप जो खेती करते हो उसमें कई सारे काफ़ी काम करना पड़ता है, वही सब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए ये बॉक्स भी पढ़ रहे हैं। देखिए बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कभी इग्नोर ना करिएगा, खासकर एनसीईआरटी के हिसाब। एनसीईआरटी हर बार जो भी बॉक्सेस में लिखती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पढ़ते रहा करिए। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। पीपल मतलब एक तरीके से आप सुने होंगे ना, अरे हमारे तो पूर्वज आदि मानव थे, इस तरह के, तो वही बात यहाँ लिखी जा रही है। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये दिया है कि वो अकेले नहीं, वो पूरा ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब खाने और रहने के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, मतलब कच्चे फल खाते थे। उनको थोड़ी पता था उस समय कि इसको थोड़ा और टाइम बाद ये पक्का हो जाएगा, पक जाएगा, तो कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और एनिमल्स को भी मार के खाते थे वो। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद देखिए धीरे धीरे उनको नॉलेज हुई कि कैसे क्या करना है, तो उसके बाद वो लोग राइस को कल्टिवेट करने लगे और उसको खाने लगे। फिर उसके साथ वीट भी खाने लगे, मतलब वीट मतलब कि वो गेहूँ एंड अदर फूड क्रॉप, और भी कई सारी चीज़ें वो खाने लगे। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद से ही जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। तो आप इस तरीके से एग्रीकल्चर का एक वो समझ सकते हैं हिस्ट्री। अब आगे पढ़ते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, आपको याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या लिखा है कि जब किसी प्लांट को एक ही तरह के, ना कि अलग अलग नहीं, एक ही तरह के प्लांट को जब किसी प्लेस पे कल्टीवेट किया जाता है बहुत बड़े स्केल पे, एक ही तरह के क्रॉप को एक लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। देखिए मेरी यहाँ राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, ऐसा ना समझिएगा मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। तो जब एक ही तरह के आप प्लांट को एक बहुत बड़ लार्ज स्केल पे वो भी सेम तरह के कल्टीवेट करेंगे तो उसे आप कहते हैं क्रॉप। ये देखिए क्रॉप की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो कि इस 3 पैरा में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अब वीट को हम, गेहूं को हम वीट कहते हैं, तो वही लिखा है कि अगर आपने सुना होगा कि ये गेहूं का क्रॉप है तो इसका मतलब कि जितने भी इस, मान लीजिए इस एरिया में गेहूं उगना है तो जितने भी यहाँ पर क्रॉप्स होंगे वो सब गेहूं के होंगे, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप ये जानते होंगे कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल क्रॉप्स अलग होती, वेजिटेबल क्रॉप्स अलग होती, फ्रूट्स की क्रॉप्स अलग होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अब देखिए क्या लिखा है। These can be classified on the basis of the season in which they grow। इनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं इनके बेसिस पे कि किस सीज़न में ये ग्रो करते हैं। देखिए अलग अलग सीज़न होता है, अभी हम आगे जस्ट वही चीज़ पढ़ने वाले हैं अलग अलग सीजन्स के बारे में, तो अभी आप समझ लीजिए
इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो ये लिखा है कि इंडिया में टेम्परेचर मतलब कितना तापमान है, ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, और बारिश ये एक जगह से दूसरी जगह वैरी करता है। अब आप राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन कहीं आप साउथ साइड में जाएंगे तो उधर ज़्यादा बारिश है कहीं पे, तो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर, देखिए अभी क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, इसके आगे नीचे पढ़ते हैं क्या बता रहा है, रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यही बता रहा है कि अलग अलग मतलब हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसके बाद भी हम दो ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपके सिलेबस में है, और 110% इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पहला क्रॉपिंग पैटर्न है ये। अब इसका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, खरीफ क्रॉप्स। देखिए आपका आ सकता है पूछने को, दो क्रॉपिंग पैटर्न बताइए, तो आप पहला बताएंगे खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा बताएंगे राबी क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो हो उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। आप देखेंगे जून से सितंबर के महीने में बहुत बारिश होती है, कहीं कहीं इसके में कोई स्पेसिफिक, कहीं कहीं किसी स्टेट में किसी स्पेसिफिक सीजन में ज़्यादा होती हो, लेकिन ब्रॉडली अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो वो जून से सितंबर है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो देखिए मैं आपको 3 पॉइंट्स में ये आपको पूरा पैराग्राफ इजीली बता दूंगा। अगर खरीफ क्रॉप्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए, पहला लिख दीजिए कि ये क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। आप ऐसे कीवर्ड याद कर लीजिए, रेनी सीजन, कि ये रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। दूसरा, जून से सितंबर वाली बात अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तीसरा बात, इनका एग्जाम्पल, जैसे पैडी, पैडी कुछ नहीं है, जो राइस होती है वो पैडी से ही बनती है, मतलब जो हमारा राइस आप खाते हैं वो पैडी से बनता है, ठीक है। तो पैडी याद कर लीजिए। एक आप और अच्छा सा एग्जांपल याद कर लीजिए, मेज़ हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में आपका खरीफ क्रॉप का देखिए खत्म हो गया। इतना बड़ा पैरा था लेकिन 3 पॉइंट्स में खत्म, बहुत बड़ा भी नहीं था मतलब। उसके बाद आप पढ़ते हैं राबी क्रॉप्स के बारे में। अब राबी क्रॉप्स भी हम ऐसे ही कुछ खत्म करने वाले हैं बहुत इजीली। दीज क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब देखिए उनको रेनी सीजन में ग्रो करते थे और राबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, जो कि होता है अक्टूबर से मार्च। अगर महीना पूछा जाए तो आप ये लिख दीजिएगा, अक्टूबर से मार्च। अब देखिए अब आप लोग कहेंगे कि अरे इधर तो नवंबर में आता है विंटर, इधर दिसंबर में मेरे तरफ आता है, लेकिन ब्रॉडली वो अक्टूबर से मार्च के बीच में चलता है। पूरे इंडिया के हम पूरे इंडिया पे हमें देख के बताना है, तो अक्टूबर से मार्च। तो राबी क्रॉप्स कब ग्रो होती है? विंटर सीजन में, और जिन्हें हम राबी क्रॉप्स ही कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स आर व्हीट, मतलब आपका गेहूँ, जिससे आप आटे के लिए जो गेहूँ पिसवाने के बाद ही तो आप आटा पाते हैं। ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा जैसा उसमें हमने बनाया। अब राबी के लिए भी 3 पॉइंट ये है कि पहला है आपका विंटर सीजन, दूसरा हो गया आपका, अगर आपसे महीना पूछा जाएगा, महीना क्या आप खुद ही बता दीजिएगा, अक्टूबर से मार्च। अगर एनसीईआरटी ने आपको ये चीज़ ब्रैकेट में दी तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो ये ना सोचिएगा ब्रैकेट है तो इग्नोर करो। और तीसरा, इसका एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, वीट याद कर लीजिए एक एग्जाम्पल, एक पी याद कर लीजिए, स्पेलिंग भी ईजी है और एग्जाम में लिखने की भी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब देखिए कुछ और भी बात बता रहे हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो आपको ये की पॉइंट है एक तरीके से, इसको भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पल्सेस और वेजिटेबल्स, तो यही बता रहा था कि गर्मी के सीजन में ग्रो होता है, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो पहले देखिए, फिर से बूझो का कोई सवाल है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब पैडी आपने जो ऊपर पढ़ा था अभी यहाँ पर, ये पैडी, ये खारिफ क्रॉप है और ये रेनी सीजन में ग्रो होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि ये विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो हो सकता है। तो अब ये बताती है पहली, फिर से देखिए इंटेलिजेंट लड़की है।
क्या बता रही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए एक सिंपल सा रीजन आ गया, आप इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग हंसी मजाक के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं ये लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहती है यहाँ पर कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए तभी तो चावल उगेगा। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, तभी वो रेनी सीजन में ग्रो होता है। उसके बाद क्या बता रहा है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये नहीं कि आज बस क्रॉप ग्रो किया कल उगाई, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस मतलब एक्टिविटीज होती है जो कि फार्मर्स एक पीरियड ऑफ टाइम पे कैरी ओवर करते हैं, मतलब बहुत टाइम तक उसको कैरी करते हैं, कभी कभी महीनों और कभी कभी कुछ क्रॉप्स में तो काफ़ी और ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4 से 5 6 महीना। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो ये लिखा है कि इस तरह की कुछ आप भी एक्टिविटी करते हैं, बस थोड़े छोटे लेवल पे होती है, चाहे वो गार्डनर हो चाहे वो आप हो। These activities और टास्क आर रिफर्ड के ऊपर लिखा है रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को, जो भी आप कोई भी क्रॉप ग्रो करने में हो गया, प्लांट ग्रो करने में हो गया, तो इसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विच आर लिस्टेड बिलो। अब देखिए ये पूरी आपको एक लिस्ट दे रखी है, तो अब इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले आप सॉइल तैयार करेंगे। हाँ, अगर आपकी सॉइल ही नहीं सही है तो आपकी क्रॉप ही नहीं ग्रो होगा। फिर सेकंड पॉइंट है सोइंग, अब उसमें आप बीज डालेंगे। फिर थोड़ा सा मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बिना ऐड किए देखिए हमारे यहाँ नेचुरल सॉइल उतनी अच्छी नहीं होती कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं बहुत अच्छी होती है। तो कुछ लोग इसको ऐड करते भी और कुछ नहीं भी, लेकिन आपको ऐड करनी, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कहाँ से वो सॉइल मिल रही है, आप ज़्यादा नहीं जानते तो जनरली ऐड करिए। इरीगेशन, उसको पानी दीजिए, बिना पानी दिए तो पेड़ ही मर जाएंगे जो भी आपने क्रॉप ग्रो की है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब इंसेक्ट से बचाइए एक तरीके से उनको, वीड्स भी एक टाइप के इंसेक्ट हैं। हार्वेस्ट मतलब अब उनकी कटाई, क्रॉप्स की उनकी कटाई भी तो करनी पड़ेगी, बस ग्रो करने के बाद आपका काम नहीं खत्म होता है, उसकी कटाई भी करनी। और उसकी स्टोरेज देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपका सारा ऊपर से नीचे तक की हुई मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने स्टोरेज ढंग से नहीं किया। क्योंकि कुछ लोग जनरली कहीं भी एक बॉक्स में स्टोर कर दिए कोई भी ग्रेन, और उसमें कीड़े लग गए बाहर से, वो आपके पूरी इतनी महीनों की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए पहले आपका आ गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बताएगा। तो पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करना जान लीजिए। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। देखिए इन्होंने पहले बता दिया कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के पहले उसकी सॉइल प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब उस सॉइल को टर्न करना, उसको लूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बिना आपका क्रॉपिंग थोड़ा बेकार हो जाएगी, थोड़ा क्या बहुत बेकार हो जाएगी। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब जो अगर आपकी मिट्टी एक ही जैसे पड़ी हुई है, आपने मिट्टी को तोड़ा नहीं, थोड़ा सा मिट्टी में गैप नहीं बनेगा, तो तभी पानी डालेंगे वो नीचे कैसे जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर रूट्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए हर एक लाइन से जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों टर्निंग एंड लूजिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 लाइन में आप आंसर खत्म कर सकते हैं, जिससे कि पानी पेनिट्रेट होकर रूट्स तक पहुँचे। पानी मतलब रूट्स पेनिट्रेट होकर नीचे तक पहुँचे, जिससे कि उसको पानी मिले। The loose soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil। जब सॉइल थोड़ी लूज होगी, मतलब थोड़ा गैप्स होंगे, तो उसकी वजह से रूट्स ब्रीथ कर पाएंगे जब वो बहुत नीचे तक भी चले जाएं। ठीक है, उसके बाद व्हाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। अब देखिए आपके भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, रूट्स क्यों ब्रीथ करेंगी और कैसे उनका ब्रीदिंग ईजिली होगा। आगे पढ़ते हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। जैसे ही मिट्टी लूज होगी तो उसके लूज होने से किसके ग्रोथ में हेल्प होगी, अर्थवॉर्म्स के और माइक्रोब्स के, जो कि एक सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि सॉइल में जनरली प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब समझ गए इसका यूज़, ये फार्मर्स के फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये उसी मिट्टी में जाकर
सॉइल को और लूज करेंगे और उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूज। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों उसको टर्न करना और लूज करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बता रहा है कि यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने पढ़ा होगा कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होता है, एयर भी मतलब होती है प्रेजेंट, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे। तो ये सभी चीज़ें सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, मान लीजिए सॉइल के अंदर मतलब जब उन डेड हो गए हैं तो डेड होने के बाद वो कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज करेंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे बेसिकली, जिससे सॉइल और अच्छे से मतलब बेहतर हो जाए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soils brings the nutrient-rich soil to the tops so that plants can use these nutrients. अब देखिए बहुत इंग्लिश पढ़ ली हमने, बताते हैं इसका क्या मतलब है। कि देखिए आप जो खेती करते हैं वो एक बहुत मतलब अगर आप पूरे अर्थ से पहले एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर, ऐसे लेयर्स में अर्थ का डेंस मतलब वो डीप जाती रहती है। जो आप फार्मिंग करते हैं वो बहुत कम हिस्सा है, बहुत 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 कम हिस्सा है। इसकी वजह से देखिए फ्यू सेंटीमीटर्स ही काउंट हो रहा है, सोच सकते हैं आप। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, जो सॉइल की टॉप मोस्ट सॉइल होती है, इसका कुछ ही सेंटीमीटर यूज होता है प्लांट ग्रोथ में। तो टर्निंग और लूजनिंग से सॉइल में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे ना कि टर्निंग और लूजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। देखिए अब अभी तक आप लूजनिंग और टर्निंग पढ़ रहे थे, लेकिन बस यही याद कर लीजिए कि लूजनिंग और टर्निंग को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 110% इसका आपसे मीनिंग या डेफिनेशन किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग क्या होता है, प्लगिंग क्या होती है। तो प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स इस तरह के होते हैं, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो देखिए क्या कह रहा था कि इफ़ द सॉइल, अगर आपकी सॉइल बहुत ड्राई, बहुत सूखी है, तो उसको वाटर की बहुत ज़रूरत है बिफोर प्लगिंग। अगर आपने प्लगिंग करने के पहले वाटर दिया तो अच्छे से प्लगिंग होगी अगर ड्राई सॉइल है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखिए प्लग फील्ड में बहुत सारे बिग क्लम्प्स होते हैं। देखिए आपने देखा होगा आपके घर में कोई किसी पाउडर का डब्बा होगा तो बहुत सारे लम्प्स पड़ जाते हैं, जिनको हम सॉइल में क्रम्स बोलते हैं। तो वही बात हो रही है कि उसके बिना अगर वो टूटेगा नहीं जब तक, तो अच्छे से सॉइल में प्लगिंग भी नहीं हो पाएगी। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्स। तो आप भी देखते होंगे अगर कोई आपके घर में डब्बा रखा है तो उसमें अगर कोई पाउडर टाइप है, उसमें से ऊपर क्लम्स पड़े तो आप उसको तोड़ देते ताकि वो और पाउडरी फॉर्म में हो जाए। लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। आप देखते होंगे कहीं ऊपर ज़मीन है, कहीं बहुत नीचे, कहीं ऊपर नीचे, तो एक लेवल में होना इस बहुत इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से आपका सोइंग और इरिगेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवर। देखिए ये भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आप ये काम कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी कुछ लोग मैन्योर पहले ऐड कर देते टिलिंग से, ताकि वो और नीचे चला जाए और बेहतर क्रॉप ग्रो हो। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। जो बात मैंने बताई वही एनसीईआरटी भी कह रहा है कि इससे अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और ये सॉइल अच्छे से मॉइस्टेंड हो जाती है उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो करने के पहले। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये।
बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये बहुत सारे टूल्स की मदद से किया जाता है. द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर. तो ये तीन आपको टूल्स अच्छे से याद कर लेने हैं, प्लग, हो एंड कल्टीवेटर. अब देखिए यहाँ पर एक आपको टूल के बारे में दिखाया गया है, द प्लग के बारे में, जो आपको मैं पहले ही कह रहा था कि मैं इमेज दिखाऊंगा. आप तो आपको इमेज भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए प्लग कैसा होता है. देखिए यहाँ पर ये प्लग ये ज़मीन में धंसा हुआ है, तो एक्चुअली में आपको दिखेगा नहीं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसका व्यू ये है कुछ. तो देखिए अब हम इमेज को समझते हैं. ये बीम होती है उसकी, जो ये बताया गया है, जो गाय के सींग के जस्ट पीछे जो उसकी गर्दन होती है उस पर रखा जाता है. ये प्लग शाफ्ट होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके का. और ये होता है जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है वो है प्लग शेयर, जो कि ये हिस्सा है. इसी से देखिए सॉइल उबड़ खाबड़ है थोड़ी, और पीछे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो लेवल होते हुए जा रही है. तो यही हेल्प करता है इस तरीके से. अब आगे पढ़ते हैं. अरे सॉरी, इधर भी पढ़ना था मैं. अब प्लग के बारे में जानते, मैंने पहले ही दिखा दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए और अच्छा एक प्लस पॉइंट हो गया. दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल. जो आपका प्लग टूल है ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है, एशियन टाइम से टिलिंग करने के लिए. ठीक है. एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. तो ये सारी चीज़ें बहुत एशियन टाइम से हो रही हैं. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. तो देखिए मेनली बेसिकली वुड का बना होता है, और पेयर ऑफ बुल्स, जैसे नीचे देख रहे थे दो बुल्स, या अदर एनिमल्स. कई लोग हॉर्सेस की मदद से भी कराते हैं, और कहीं जिनके पास कैमल्स हैं, ज़्यादातर आपका समझ गए होंगे राजस्थान, तो वहाँ पर इसकी हेल्प से होता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, जो अभी मैंने नीचे फोटो दिखाई, आप क्लियर हो गया होगा अब तो आपको. द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट. प्लग शाफ्ट क्या होता है? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये कह रहे हैं प्लग शाफ्ट की. अगर यहाँ इमेज देखी तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये बीम से इसको जोड़ रखा है यहाँ पर. ठीक है. तो यही लिखा था. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग. अब आप सोचेंगे इसमें मैन का क्या काम है, तो बैल वैल कहीं रुक न जाए बीच रास्ते में, इसलिए मैन पीछे से उनको एक तरीके से, देखिए यहाँ छड़ी लिया है, वो मारता रहता है ताकि वो चलते रहें. अब लिखा है द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज. अब देखिए वुड, कभी कभी आप देखते होंगे वुड में दीमक लग जाता है या वुड खराब हो जाता है, इसलिए अब वो ज़्यादातर आयरन के प्लग से रिप्लेस हो रहा है. यहीं पर ये बात बताई जा रही है. अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हो. अब पढ़ते हैं. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. तो एक सिंपल टूल होता है जिससे आप वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और सॉइल को लूज कर सकते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड. इसकी एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की और आयरन की, वुड और आयरन की. ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स. देखते हैं इसकी इमेज दी गई है कि नहीं नीचे. तो ये देखिए एक हो की इमेज दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं. ये एक हो है. अभी मैं यहाँ पर अभी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं. A strong broad and bent plate of iron is fixed at one of its ends. तो एक strong broad plate होती है जो कि fixed होती है एक end पे, and works like a blade, और ब्लेड की तरह वर्क करती है. इट इज पुल्ड बाय एनिमल. ये एनिमल की तरह पुल की जाती है, जो कि ये बेंड प्लेट थी वो नीचे वाली ये. ठीक है. ये इसकी ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, और ये इसकी बीम है, और ये इसकी रॉड है. तो ये था एक हो का डायग्राम, जो कि अब आप समझ गए होंगे. ठीक है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जो कि है कल्टीवेटर. देखिए कल्टीवेटर भी एक आपका इम्पॉर्टेंट टूल है, तो उसके बारे में जान लेते हैं. Nowadays plugging is done by the tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time.
तो आपको इंटरेस्ट में आ रहा होगा कि क्या होता है कल्टीवेटर। तो आप इस तरह कुछ इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पीछे लगा है ये कल्टीवेटर और ये आपका ट्रक है, जिसकी हेल्प से कल्टीवेटर को आप ड्राइव करके अपने मिट्टी की लूजनिंग और टिलिंग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है सोइंग। तो सोइंग मतलब जो आप बीज बोते हैं, आपके बीज बोने के प्रोसेस को ही सोइंग कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। तो यही बता रहा है कि अगर सोइंग करना है आपको, तो सोइंग करने के पहले आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का साफ और हेल्दी सीड्स चाहिए होगा। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स ऐसा सीड प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से यील्ड हाई हो, जिससे मतलब जो आपका ज़मीन का प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, वो ज़्यादा अच्छी यील्ड दे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो अगले टॉपिक से पहले पहेली का सवाल देखते हैं क्या कह रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब देखिए इसके मन में भी एक जिज्ञासा हो रही है कि क्यों सीड्स फ्लोट करती है, जो उसको आप ये एक्टिविटी से आप समझने वाले हैं। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handle full of wheat seeds and stir well. Wait for some time. तो आपको एक बीकर लेना, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा उसमें गेहूं के बीज डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। कुछ देर के लिए रुकिए। अब क्या लिखा है नीचे पढ़ते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ ऐसी सीड्स है जो ऊपर बह रही हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक। तो क्या वो लाइटर और हैवियर हैं? वाई वुड दे बी लाइटर। अब लाइटर क्यों है, ये इसका भी रीज़न पूछ रहा है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर। तो मान लीजिए कई सारी सीड्स हैं, तो इसमें कुछ सीड्स मान लीजिए ये वाली सीड डैमेज्ड है, तो क्या होता है कि अंदर से ये एकदम हॉलो हो जाती है, इसकी वजह से पानी में ऊपर जाके फ्लोट करती हैं। Therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. देखिए आपको अब इससे पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई डैमेज सीड अलग करनी है तो बस एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें वो सीड्स डाल दीजिए। अब जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगी वो हेल्दी हैं, और जो ऊपर फ्लोट करेंगी वो मतलब आपकी ब्रोकन या डैमेज सीड्स हैं, उनको आप बाहर कर दीजिए और अपनी हेल्दी सीड्स को यूज़ में ले लीजिए। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. देखिए सीड सो करने से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानना जो कि सीड सोइंग में इंपॉर्टेंट, जो कि फिगर 1.2a और b में देखते हैं। देखिए फिगर 1.2a में देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। देखिए पहले इससे सो किया जाता था, जैसे ये पीछे से आपका प्लग है और जब जैसे इससे मिट्टी यहाँ पर खुदी, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फनल टाइप का है जिसकी पाइप नीचे तक गई हुई है। देखिएगा ध्यान से, ये फनल है और ये इसकी पाइप नीचे तक गई है, उसमें से सीड डाल रहे हैं और ये नीचे जाएगी मिट्टी में, जिससे ये उसमें सो हो जाएंगी। अब 1.2 का बी भी देख लेते हैं। देखिए ये है एक सीड ड्रिल, ये थोड़ी एडवांस्ड मशीन है, आप देख सकते हैं। देखिए फिगर भी रिकॉग्नाइज करने को आ सकता है एग्जाम में। तो सीड ड्रिल भी कुछ उसी तरह है, देखिए प्लग की तरह ही, बस थोड़ा नए टाइप के, जैसे कल्टीवेटर देखा था ना। तो ये देखिए इसमें पीछे ये मिट्टी को टिलिंग करेगा और यहाँ ऊपर आप सीड डालेंगे और ये धीरे धीरे करके इस व्हील के थ्रू रोटेट होके वो मिट्टी में सो होगा। समझ गए? अब एक ट्रेडिशनल टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो फनल की तरह होता है। फनल देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसकी पाइप भी हो सकती है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes into sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया वहीं यहाँ पर कुछ बताया जा रहा था, जो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सीड ड्रिल के बारे में बताया जा रहा है। सीड ड्रिल क्या है? इसी मशीन जो आपने यहाँ पर अभी ये वाली देखी, इसी का नाम है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill
फिगर 1.2b इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। देखिए मैंने कहा था ना कि इसको ट्रैक्टर्स की मदद से सो करते हैं, तो यही बात हो रही है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। अब देखिए इसका एडवांटेज पूछा जाए तो आप ये दो चीज़ लिख सकते हैं कि एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये इसका एक एडवांटेज में आता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको यहाँ पर स्टार बना दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब क्या कह रहा है, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी इंश्योर करता है कि जब जैसे जहाँ पर मिट्टी है, मान लीजिए मिट्टी है, वहाँ से गड्ढा हो गया, सीड भी चली गई, उसके बाद ये भी इंश्योर करता है कि वो ऊपर से लेवल हो जाए, एक बराबर हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब ऐसा भी मान लीजिए एक दिन तक काम हो रहा है, बहुत जगह ऐसे खुद के सीड्स आ गई, अब ऐसे ऊपर से बर्ड्स आई, सीड्स खा गए, ऊपर से बर्ड आई, कई सारी सीड्स खा गई, तो इससे प्रोटेक्ट करता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब देखिए दो एडवांटेज और मिल गए आपको कि सो करने से आपको टाइम और लेबर आपका काफ़ी हद तक बचता है। अब देखिए फिर से कुछ पूछ रहा है, बूझो। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? अब पहली इसका जवाब देगी। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सीड्स जो छोटे प्लांटों की सीड्स, जैसे जो चावल के पहले जो पैडी होता है उसकी सीड को पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, उसके बाद जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो उसको फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड्स में। Some forest plants and flowering plants are grown in the nursery। तो यही बात वो भी बता रही थी। आप आगे बढ़ते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। अब वही बात बता रही है कि बताया जा रहा है कि अगर सीड्स थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होगी तो अच्छे से प्लांट ग्रो होंगे, ना कि बगल बगल हो तो उसी में मिक्स हो जाए, तो इसकी वजह से वही बात बताई जा रही है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, ऊपर आते हैं, टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अब देखिए अगर दूरी पे होगा तो सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिलेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो क्यों दूरी होना ज़रूरी है, तो सफिशिएंट सनलाइट के लिए, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के लिए और सफिशिएंट वाटर के लिए। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। हाँ देखिए कभी कभी होता है आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कौन सा पेड़ कितना ज़्यादा फैलेगा, तो कभी कभी आपको कुछ पेड़ को हटाना भी पड़ता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कि आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers। तो देखिए यही बता रहा है कि ऐसे जो सब्सटेंस है जिनको न्यूट्रिएंट जो सॉइल में ऐड होते हैं जिससे हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट्स की, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। उन्होंने बूझो ने देखा कि उसके एक घर के पास एक क्रॉप ग्रोइंग फार्म था जहाँ हेल्दी क्रॉप्स थे और द प्लांट्स वहाँ के, लेकिन वहाँ के प्लांट्स वीक थे। तो ये वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कि कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं कुछ के उसके कंपैरिजन में। तो अब आगे पढ़ते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। तो सॉइल क्या करता है, आपको सॉइल का सबसे मेन पर्पस यहाँ बता दिया गया है कि सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है क्रॉप प्लांट्स को। These nutrients are essential for the growth of plants। और देखिए हर चीज़ हमारे लिए भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, प्लांट्स के भी न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, तो यही बात बताई जा रही है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। जैसे कोई एक फार्मिंग सीजन हुआ, फिर फार्मर्स फिर से उसी मतलब अपने फील्ड में फिर से क्रॉप ग्रो करते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। कभी ऐसा नहीं होता कि फील्ड खाली हो, ज़्यादातर फार्मर्स ये टेक्निक वो यूज़ करते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब आप सोच रहे होंगे एक बार सो किया काट दिया, फिर सो किया उसी में, फिर काट दिया उसको फसलों को, फिर सो किया, तो आपको ये नहीं लगता होगा कि न्यूट्रिएंट यहाँ से उसका डिग्रेड हो रहे होंगे या उसका लेवल कम हो रहा होगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी भी आपसे पूछ रहा है, और जो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो मैंने बात अभी बताई सिर्फ वही लिखी है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात है कि आपको उस सॉइल में मैन्योर डालना पड़ेगा ताकि वो सॉइल वापस से रिप्लेनिश हो जाए।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन्योरिंग क्या होती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। तो अगर आप इम्प्रॉपर या अच्छे से मैन्योर नहीं डालेंगे तो उसमें आप ही का नुकसान है, वीक प्लांट्स हो जाएंगे आपके क्रॉप फील्ड में। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant of animal waste। देखिए 3 लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हाईलाइट करते जाइए। जितना भी मैं आपको जो लाइन अंडरलाइन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर लीजिए। मैन्योर के बारे में ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके भी स्कूल में आने का हायर चांस है कि मैन्योर क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको डिकम्पोजिशन से पाया जाता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। ठीक है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं कुछ टाइम तक। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि उस गड्ढे में डाल दिया तो कुछ जादुई मैजिक होगा और डिकम्पोज रहेगा, वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आसपास प्रेजेंट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर कि जो डिकम्पोज मैटर होता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, जो कि अब आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी आप इसको खुद से परफॉर्म करिए, प्रिपरेशन करिए और इसको खुद से समझिए। आपको एक बार मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में कि जिसमें आपको मूंग और ग्राम के सीड्स लेने, जर्मिनेट करना है। आपको 3 इक्वल साइज़ के बीज लेने हैं, उसको 3 एम्प्टी ग्लासेस में डालना है आपको। ठीक है। उसके बाद ग्लास ए में थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स करिएगा विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और ग्लास बी में आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डालना है विद लिटिल यूरिया डालना है। उसमें पहले में मैन्योर डालना है, दूसरे में यूरिया डालना है। तीसरे का पढ़ते हैं टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास विदाउट एडिंग एनीथिंग। और तीसरे में एन लिख दे रहा मतलब नथिंग। ठीक है। उसके बाद लिखा है नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। अब उसमें थोड़ा सा पानी फिर से डालिए और हर ग्लास में एक दो सीडलिंग और उस मतलब सीडलिंग अभी रखे रही, कभी डालना नहीं था आपको, अब सीडलिंग डालिए उस मिट्टी में। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। तो आपको कुल मिला के ये एक्टिविटी करनी है जो कि आप इस फोटोज देख सकते हैं। अब क्या आपसे पूछ रहा है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या सभी में एक बराबर ग्रो हुए। विच ग्लास, ऊपर चलते हैं, which glass showed the better growth of plants, in which glass was the growth fastest। fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient। आप फर्टिलाइजर की डेफिनेशन मिल गई आपको यहाँ से। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिच होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब आपको एक जिज्ञासा आ रही होगी कि कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। देखिए एफ से फर्टिलाइजर याद रखिए, एफ से फैक्ट्रीज कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके शॉर्ट फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। अब आप सोच रहे होंगे एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फॉस्फोरस और पोटेशियम का के क्यों, क्योंकि पोटेशियम का एलिमेंट का सिंबल है के। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह रिप्रेजेंट ही किया जाता है पोटेशियम। अब हम पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब बहुत लोग कुछ ज़्यादा ही फर्टिलाइजर डाल देते हैं, उसकी वजह से सॉइल कम फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए फर्टिलाइजर्स की वजह से वो फर्टिलाइजर, अगर आप कहें कि हाँ ग्राउंड में फर्टिलाइजर है और अगल बगल वाटर बॉडी है तो वहाँ से वो अल्टीमेटली बह के जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी भी पल्यूट हो जाती है। अब वही लिखा है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। तो या तो मैन्योर डालिए या तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, जो कि यहाँ लिखा है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो अगर आप मैन्योर का यूज़ करेंगे तो सॉइल का टेक्सचर भी बना रहेगा और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बनी रहेगी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और वो सॉइल को भी रिप्लेनिश कर देता है न्यूट्रिएंट से।
Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अब देखिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करने का तरीका एक और है क्रॉप रोटेशन, जिसके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली. अब ये कैसे सोच रहे होंगे, मतलब एक क्रॉप ग्रो किया, आपको लग रहा है अगली क्रॉप ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिएंट चला जाएगा, लेकिन एक ऐसी क्रॉप ग्रो करनी है हमें जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़े, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो जो नॉर्थ इंडिया साइड के फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे कि वो लेग्यूम क्रॉप्स ग्रो करते थे, एक तरीके के पल्सेस, फॉडर के लिए. फॉडर मतलब अपने जानवरों को चारा देने के लिए. और एक सीज़न में फॉडर ग्रो करते थे मतलब जानवरों के चारे के लिए, और एक सीज़न में गेहूँ बोते थे. वही बात बताई जा रही है. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. इससे क्या हुआ कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं ये आपके सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती हैं. तो इससे यही बात लिखी जा रही है कि इससे रिप्लेनिशमेंट हुआ सॉइल में नाइट्रोजन का. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. अब देखिए बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है, लेकिन आज भी फार्मर्स को यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करने को आ जाता है. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट राइजोबियम बैक्टीरिया. आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के पढ़ा होगा जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में लाता है, जिसको आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. और इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप गूगल करके समझ सकते हैं कि क्या करना है. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है. नोड्यूल्स ऑफ रूट्स में भी जो स्पेसिफिक नोड्यूल्स है उनमें प्रेजेंट होता है. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हुए बात बताई जा रही है. देखिए इसका काम बहुत बेहतरीन है. आप आगे पढ़ते हैं कि अब यहाँ देखिए डिफरेंस लिखा है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में, पढ़ लेते हैं एक बार. फर्टिलाइजर इज मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट. देखिए मैन मेड भी और इनऑर्गेनिक भी है. मैन्योर इज नेचुरल ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग. तो ये मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक भी है और नेचुरल है. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैंने आपको याद करने का तरीका बताया फॉर एफ. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, जबकि मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में. NPK शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं इसका, बाकी के याद रखिएगा पोटेशियम का है. और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर में इतना नहीं न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब ये लिखा है कि टेबल 1.1 गिव्स डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. अरे क्या बता रहे हो, हम लोग तो ये पहले ही पढ़ लिए. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. अब मैन्योर का भी कुछ एडवांटेज तो हो गई. देखिए नेचुरल है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होना चाहिए. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ही हो गया, वो तो उसको पछाड़ दिया कि उसको बेटर कंसीडर किया जाता है फर्टिलाइजर से. अब क्यों? क्योंकि अब आप ये रीजन जानने वाले हैं. इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. देखिए बहुत अच्छे है कि पानी की रोकने की क्षमता मिट्टी की वो मैन्योर ही बढ़ाता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी. ये सॉइल को और पोरस बनाता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में ईजी हो जाए. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और मैन्योर डालने से मिट्टी के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. तो इरिगेशन वाले पार्ट पे आते हैं कि इरिगेशन क्या है. तो इरिगेशन के बारे में लिखा है ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. तो आपको पता होगा कि सभी लिविंग बीइंग्स को वाटर चाहिए जीने के लिए. तो इसी बात के साथ कंटिन्यू करते हैं कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर आपकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. तो वाटर किससे अब्जॉर्ब होता है? जो पेड़ होता है उसके रूट से वाटर अब्जॉर्ब होता है. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. तो वाटर के साथ ही साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी अब्जॉर्ब होते हैं. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर. तो प्लांट्स में आप समझ गए कितना परसेंट वाटर है? 90% वाटर. उसके बाद नीचे चलते हैं कि क्या लिखा है कि वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. तो आपका जो सीड है वो एक अच्छा सा पेड़ बने उसके लिए वाटर का नेसेसरी होना बहुत ज़रूरी है. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो हर एक पार्ट में जाते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होकर. तो वही बात लिखी थी यहाँ पर. वाटर ऑल्सो
उसके बाद ऊपर आते हैं, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी। तो देख सकते हैं वाटर का यूज़ टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो अगर आपको अच्छा सा मॉइस्चर बना के रखना है, हेल्दी क्रॉप रखनी है, तो आपको फील्ड को हमेशा रेगुलरली वाटरिंग करनी है। अब आगे पढ़ते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन बस आप कुछ नहीं, बस फील्ड्स को एक रेगुलर इंटरवल पे पानी देना ही इरिगेशन होता है जो आपकी फील्ड है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। किसी क्रॉप को कम वाटर चाहिए होता है, किसी सॉइल को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी सीजन में कम वाटर ज़्यादा वाटर लगता है। तो वो सीजन, क्रॉप और सॉइल पे डिपेंड करता है। तो आप ये 3 फैक्टर भी लिख सकते हैं अगर किस पर डिपेंड करता है इरिगेशन पूछा जाए तो। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। आप जानते हैं कि समर में जल्दी ड्राई हो जाती है सॉइल, इस वजह से वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये वही पूछा जा रहा है कि क्या इवेपोरेशन के कारण हो रहा है। I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. तो बूझो यही कह रहा है कि पिछले साल उसके प्लांट्स ड्राई हो गए थे और उसकी वजह से डेड हो गए वो। सोर्स ऑफ इरिगेशन, देखिए इरिगेशन मतलब पानी देने के भी कई सोर्स होते हैं, जैसे वेल्स हो गया, ट्यूब वेल्स हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सोर्सेज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब देखिए आप थोड़ा इमेज बेस्ड आप ज़्यादा पढ़ेंगे अब इस पेज के बाद से। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का पुराना मेथड जो बहुत पहले से चले आ रहा है। अब देखिए पहले ज़माने में मोटर, पंप्स और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो क्या था वो देखते हैं। जैसे मोट लिखा है यहाँ, मोट एक टाइप का समझिए ये चीज़ है जिसको आप कुआं ही कह सकते हैं, जिसमें नीचे से देखिए ऊपर से पानी गिराया जा रहा है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो वही लिखा है कि जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है उसके डिफरेंट मेथड्स होते थे फील्ड तक ले जाने के। जैसे यहाँ वेल्स के थ्रू आ रहा है तो अलग अलग वो होता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। देखिए कैटल और ह्यूमन लेबर को ही यूज़ किया जाता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर, देखिए सस्ते हैं और कम एफिशिएंट भी, उतने एफिशिएंट नहीं क्योंकि स्लो होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम या चेन पंप। तो 2 ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बताया गया है। पहला ये वाला मोट सिस्टम जो आप देख सकते हैं। अब दूसरा है चेन पंप। चेन पंप क्या है? देखिए कहीं से वाटर खींच के आया जा रहा है, फिर ये एक बड़े से इसमें आ रहा है, बड़े से मतलब छोटा कैनाल टाइप, मतलब मैन मेड है, मतलब हम लोग इंसानों ने इसको बनाया, से छोटा सा यहाँ बना है और ये फील्ड में गिर रहा है। तो देखिए यह है आपका चेन पंप। आपसे ये इमेज देखकर इसका नाम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये भी 2 चीज़ और है, ढेकली भी है और राहत भी है। राहत को लीवर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए नाम भी पूछा जा सकता है। ढेकली क्या होता है? ढेकली देखिए इस ये 2 मतलब एक पेड़ की ब्रांच टाइप है, उसके सहारे एक डंडी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और जैसे पानी लेंगे फिर उसको उसमें अपने खेतों में डाल देंगे। उसके बाद आता है आपका राहत। राहत क्या है कि ये घूमता रहेगा ये चारों तरफ और इससे ये पानी घूम घूम के खेतों में जाएगा। यही इस सिस्टम को यही है राहत। आप इसको अच्छे से इसके बारे में नेट पे और अच्छे से सर्च करके जान सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। देखिए पम्प्स को ज़्यादातर जो आज के समय में पम्प्स होते हैं वो वाटर लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प। तो यहाँ ये बताया जा रहा है डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से ही ऐसे पम्प्स रन होते हैं। तो कोई नई बात नहीं थी, हमें पता था, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, तो चलिए आप लोग जानते रहिएगा। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अभी आपने पढ़ा पीछे इसके पीछे ट्रेडिशनल मेथड्स, अब आप पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब हम पैसे के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इकोनॉमिकली कैसे आप पढ़ते हैं? द मेन मेथड यूज्ड आर स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला स्प्रिंकलर है, उसके बाद और भी पढ़ेंगे। तो पहले स्प्रिंकलर सिस्टम की एक फ़ोटो भी दिखा देते हैं बढ़िया से, पहले आप समझ जाएं किस टाइप का होता है। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम, यहाँ वेल से इससे पानी मोटर से घूम के आएगा और देखिए पाइप्स है, और यहाँ पर देखिए ये जो निकले हुए हैं ये बौछार निकाल रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए बौछारें निकल रही है, देखिए इसमें ज़्यादा क्लियर है। तो ये बौछारें निकल रही हैं, बौछारें निकलने को ही ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। अब इसको यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं।
दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ लैंड अनइवन है, ऊपर नीचे, तो वहाँ सही है ये सिस्टम। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। तो ये लिखा है कि रेगुलर इंटरवल्स पे ये joined है मेन पाइपलाइन से। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it is raining। तो वही लिखा है कि जो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे निकला है, तो ये बता रहा है कि ये नज़ल से रोटेट होता रहता है और ये पूरे फील्ड पे पानी डालता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मानो यहाँ रेन हो गई हो। तो ये बात लिखा था कि यहाँ पर लिखा था ये देखिए, एज इफ इट इज़ रेनिंग। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। देखिए किस लिए यूज़फुल है ये भी बता दिया आपको। अब फिगर 1.5 ए ये आ रही है, हम लोग देख चुके हैं ये। अब इसको आप क्लियर हो गया। अब ड्रिप सिस्टम पढ़ते हैं। ड्रिप सिस्टम से भी पहले इसकी एक इमेज देख लीजिए। कुछ इस तरह ड्रिप सिस्टम भी कुछ उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पढ़ते हैं ना, पढ़ के ही तो क्लियर होगा डिफरेंस क्या है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो ये रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप चूता रहता है ताकि पानी बहुत कम वेस्ट हो और अच्छे से एफिशिएंटली यूज हो। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। देखिए सबसे बढ़िया बात इसकी कि वाटर का वेस्ट नहीं होता एकदम भी। It is a boon in regions where availability of water is poor। तो देखिए ऐसे रीजन्स में बहुत हेल्पफुल है जहाँ अवेलेबिलिटी वाटर की नहीं है। ठीक है, आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी आगे पढ़ते हैं। क्या प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड से भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक आपको यहाँ इमेज दिख रही होगी, स्प्रिंग वीडीसाइड। तो वीडीसाइड कुछ नहीं, एक तरीके का ये मान लीजिए वो आपने सुना होगा कीटनाशक। इस बैग में ये भरा होता है, ये जो बैग लिए इसमें भरा होता है और ये पाइप के थ्रू इसमें छिड़कते हैं ताकि इसमें कीड़े ना लगे। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw there were some other plants in the spring growing along with wheat plants। तो ये लिखा है कि wheat plants के साथ उन लोगों ने और भी पेड़ों को उगते हुए देखा, क्रॉप्स को। Have these other plants have been planted purposely। क्या इसको पर्पसली प्लांट किया जाता है? इसका कोई रीज़न होता है कि बस ऐसे ही बस प्लांट कर दिया, मज़ा आ रहा तो बस कर दिया? इन फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। देखिए फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जो आप नहीं भी चाहते, जिनका जो ग्रो हो, लेकिन ये नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं, हो जाता है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये वीड्स वही अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि आप देखते होंगे कभी कभी आपके घरों में कहीं सीलन आ रही हो, कहीं आ रही हो, तो वहाँ भी ऐसे उगाते हैं। तो इनसे बचने के लिए वीडीसाइड यूज़ होता है और यही वीड्स होता है जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और रिमूवल ऑफ वीड्स को वीडिंग कहते हैं, जो कि डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ मेन प्लांट है और छोटा सा वीड निकल गया, तो वो भी न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ेगा, वो भी न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ेगा, वो भी वाटर के लिए लड़ेगा, वो भी वाटर के लिए लड़ेगा, वो भी सनलाइट के लिए वो कंपटीशन होगा, उसके लिए भी स्पेस का भी कंपटीशन होगा। इसीलिए वो अच्छा नहीं माना जाता है क्रॉप्स के लिए। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसकी वजह से वो क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब हार्वेस्टिंग में, कटाई के समय अगर वो खाने में आ गया, किसी तरह भी आपके यूज में आ गया, तो पॉइजनस हो सकते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds। तो जो टिलिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा वो इसमें भी बहुत हेल्पफुल है, अपरूटिंग और किलिंग ऑफ वीड्स में। Which may then dry up and get mixed with the soil। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds। तो बेस्ट टाइम कब होता है वीड को? जब वो और अपने फ्लावर या सीड्स ना प्रोड्यूस करते हैं, उसके पहले ही रिमूव कर दें। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए अगर छोटा सा ये मेन प्लांट है, उसके बगल में मान लीजिए ये वाला मान लेते हैं वीड है, तो इसके तो काट दीजिए। अगर ये मिट्टी है तो इसको काट दीजिए, या तो इसको नोच दीजिए, बाहर निकाल दीजिए।
दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी का यूज समझ आ गया होगा अब तो। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स। तो सीड ड्रिल का भी यूज होता है जिसकी वजह से सीड्स वो अप्रूव हो जाए, वीड्स सॉरी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो अभी आपने ऊपर देखा फिगर में, वही वीडीसाइड्स छिड़कने से वीड्स काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, लाइक 2,4-D। अच्छा, ये वीडीसाइड्स के टाइप हो सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इसीलिए स्प्रे होते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। देखिए क्रॉप नहीं डैमेज करते हैं। These weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the fields। देखिए बहुत कंसनट्रेटेड होते हैं, इसलिए इनको वाटर, पानी के साथ इनको मिलाकर डाइल्यूट किया जाता है, जो अभी फिगर मैंने यहाँ पर दिखाई थी। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड? क्या उस पर्सन पे इफेक्ट होता है? एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो फार्मर की हेल्थ के लिए थोड़ा पॉइजनस हो सकता है। सो दे शुड यूज these chemicals very carefully। they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। तो nose और mouth को कवर करना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बाकी बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कुछ नहीं है, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई करने को ही हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो खींच ली जाती है या तो उनको ग्राउंड के क्लोज कट कर दिया जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो मान लीजिए अगर आपने आज के दिन कोई वो डाला, सीड डाला, तो उसको 3 से 4, अगर वो सीरियल क्रॉप हुई तो मैच्योर होने में लगेगा। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग 2 टाइप्स होता है, या तो सिकल, जो कि यहाँ दिखा देता हूँ, ये है सिकल, इसके थ्रू, या तो एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उसके थ्रू। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff। The process is called threshing। तो इसी process को हम कहते हैं threshing। This is carried out with the help of machine called combine, which in fact is harvester as well as a thresher। तो देखिए कंबाइन मशीन आपको दिख गई होगी। अब इस मशीन का नाम पूछा जाए तो बस सीधा लिख दीजिएगा कंबाइन। देख रहे हैं कितना ईजी है। देखिए पहले फिर कुछ शॉक हो जाती है, इसकी आंखें देख लीजिए, एकदम पागल हो जाती है कभी कभी। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। देखिए कभी कभी कुछ छोटी छोटी फसलें छूट जाती हैं, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर जला देते हैं, जिसको आप पराली जलाना बोलते हैं। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन। पहेली और दिल्ली के सीएम केजरीवाल दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं कि पराली जलाने से पॉल्यूशन बढ़ता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। तो दोनों ही लोग बहुत अवेयर हैं कि इसकी वजह से फायर भी आपके फील्ड में पकड़ सकती है, और जिससे और जो बेहतर क्रॉप्स है या अगल बगल की क्रॉप है वो खराब हो सकती है। तो देखिए रिस्क भी है पराली जलाने में। अब पढ़ते हैं, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन शाफ बाय विनोइंग। तो ग्रेन मतलब कि जो सही वाली फसल, उससे गंदगी शाफ जो भी है उसको विनोइंग से करते हैं। इसके बारे में आपने पहले क्लास 6 में पढ़ा होगा, और विनोइंग मशीन देख लीजिए। और मैं आपको एक देसी बताता हूँ कि गाँव में कैसे होता है, जो मैंने अपने गाँव में ऑब्जर्व किया था। विनोइंग करने का प्रोसेस ऐसा था, यहाँ पर देखिए ये तो पंखा चलेगा, उसमें सेपरेट होगा, ये प्रोसेस इससे हम कम जानते। गाँव में क्या होता था, एक फर्राटा होता था, फर्राटे के ऊपर एक आदमी ऐसे सामने खड़ा रहेगा, वो उसको उसमें सूप टाइप का होता था, उससे वो गिराता था ग्रेन को। तो देखिए जो भारी ग्रेन होता था वो यहाँ कलेक्ट हो जाता, और फर्राटे के चलने से जो लाइटर ग्रेन होते थे वो पीछे गिर जाते थे। तो इससे क्या होता था, यहाँ कुछ बेटर मिल जाते थे और ये खराब वाले अलग हो जाते थे। देखिए उतना एफिशिएंट तो नहीं है ये मेथड, तो अभी बहुत हद तक कारगर है, जो कि आपको कोई स्कूल नहीं बताने वाला ये मेथड। गांव जाइए देखा करिए। स्टोरेज, अब स्टोरेज मतलब अब वीट को हार्वेस्ट कर लिया तो उसको स्टोर भी तो करना है, जो आपने ऊपर पढ़ा था। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, वरना आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर ज़्यादा समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस चीज़ से सेफ रखना है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है जो कट जाती है उनमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर बिना सुखाए वो हार्वेस्ट
मॉइस्चर्ड ग्रेन को आपने बस कहीं रख दिया तुरंत बिना उसको सुखाए, तो वो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन, तो फिर वो खराब हो जाएंगी कुल मिला के। Hence before storing them the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, उनको अच्छे से धूप दिखाई जाती है ताकि उनसे मॉइस्चर निकल जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इससे इनका अटैक बच जाता है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई, और यही मैंने भी अपनी मम्मी को करते देखा, तो हम दोनों ही एग्री कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये तो कुछ होती होगी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। देखिए सिलोज ऑफ फॉर स्टोरेज ग्रेन्स, ये तरीके के देखिए भारतीय खाद्य निगम, देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल होता है, ये स्टोरेज ग्रेन है। और इस तरह कुछ स्टोरेज ग्रेन होता है गनी ब्रैग्स में जो ग्रेनरीज में रखा जाता है। अभी आप आगे इस क्लास में FCI फूड कॉरपोरेशन प्रोक्योर करती है, स्टोर करती है, सब अभी आप 9th में पढ़ेंगे, अपने 9th में आप इसको अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ग्रेनरी से रिलेटेड जितना भी है। अब देखिए पढ़ते हैं, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, तो देखिए इस तरह का जो जूट बैग दिखाया जा रहा है इसी तरह में फार्मर्स अपने फूड को स्टोर करते हैं। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries, तो जिस तरह यहाँ किया जा रहा है उसी तरह बहुत लार्ज स्केल होता है, तो उसको पेस्ट से बचाने के लिए, रैट्स से, इंसेक्ट से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे फिगर 1.10A और B में दिखाया गया। फिगर 1.10A आपका ये ऊपर है, ये थोड़ी बड़ी ग्रेनरी है और गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो उसकी कॉस्ट भी आप उसी हिसाब से होती होगी। बाकी इतना नॉलेज आप और जगह से कहीं से चेक कर सकते हैं या किसी फार्मर से आसपास रहते हैं तो पूछ लीजिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उन्हीं ग्रेन्स को स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल भी थी, अब देखते हैं टेबल क्या है। टेबल में ये फूड है और उसका सोर्स है, अरे सिंपल है, मिल्क आपको काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, इसी तरह आप 2-3 खुद से भरिए। देखिए जब तक आप खुद से कोई चीज़ नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब टॉपिक क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स से भी हम बहुत सारे फूड पाते हैं, बहुत से लोग अवेयर भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी होंगे, जैसे मिल्क है, एग है, ये सब बहुत मेजरली है, बाकी इसको पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया डाइट। आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में लोग फिश बहुत खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोस्टल रीजन है, वहाँ फिश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants, तो आप उनके मतलब अपनी पिछली क्लासेस में भी जाने होंगे ऐसे फूड्स के बारे में जो हम प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, वरना आपको तो पता हो गई। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। देखिए जो भी आप एनिमल्स को फार्म पे पालते हैं उसको प्रॉपर फूड भी देना है और उसको शेल्टर भी देना है और उसकी केयर भी करनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट देखिए फैक्टर्स हैं। When this is done on a larger scale it is called animal husbandry। देखिए किसी भी एनिमल को पालना, उससे कुछ प्रॉफिट कमाना, उसको फूड, शेल्टर और केयर देना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। देखिए फिर ये फैक्ट एकदम पहली स्पिटिंग फैक्ट्स, पहली बस फैक्ट ही बताती रहती है। तो पहली यही बता रही है कि फ़िश हमारी हेल्थ के लिए गुड होता है। कॉड लिवर ऑयल इसी फिश की मदद से आता है जो कि विटामिन डी में रिच होता है, और फिश जिनकी आइज़ वीक होती है उनके लिए काफ़ी प्रेफर किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कीवर्ड्स जो है ना देख लीजिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रीनरीज, हार्वेस्टिंग। अगर कुछ भी नहीं क्लियर है तो आप वीडियो में वापस बैक जाके क्लियर हो जाइए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। बस यहाँ स्टार कम पड़ जाएंगे बनाते बनाते, और ये आप हर बार चैप्टर के लास्ट में जरूर पढ़िए। जैसे मैं 1-2 बता दे रहा हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए चैप्टर की समरी ये है, अगर चैप्टर पढ़ने के बाद ये इग्नोर कर दिया ना तो पूरा वेस्ट हो जाएगा चैप्टर।
जैसे एक पॉइंट दिया है, हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। देखिए डेफिनेशंस भी दी हुई है। फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल। तो देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस और ये सब बताया गया है। बाकी एक्सरसाइजेस के अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपने कमेंट कर दिया तो हम वीडियो बना देंगे। और थैंक यू क्लास फॉर टुडेज वीडियो। और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।